हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं स्कूल ऑफ थॉट की और आज हम पढ़ने वाले हैं अगला जो स्कूल ऑफ थॉट है अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट। तो आज हम लोग अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट की बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट में कौन से जियोग्राफर हैं और उनका जियोग्राफी के डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफर। ठीक है, अमेरिकन जियोग्राफर कौन कौन से हैं। तो पहले जानते हैं कि जो अमेरिकन जियोग्राफिकल सोसाइटी है उसकी स्थापना कब हुई थी। 1850 यानी 1850। तो ये आपको याद रखना है कि अमेरिकन जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना जो ब्रिटेन में हुई थी वो किस डेट को हुई थी, यानी किस सन में हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, ये आपसे एक वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कई एग्जाम में पूछा भी गया है कि अमेरिकन जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, आइए पहले स्कॉलर को देखते हैं। तो पहले स्कॉलर हमारे हैं वो कौन है, अर्नाल्ड गुयार्ट। कौन है, अर्नाल्ड गुयार्ट। तो अर्नाल्ड गुयार्ट जो थे ये फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ अमेरिका, ठीक है, अमेरिका इन जियोग्राफी, यानी अमेरिका में जियोग्राफी के जो प्रथम प्रोफेसर थे वो कौन थे, यही महोदय थे अर्नाल्ड गुयार्ट। इसलिए इनको पढ़ना क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने ये अमेरिका में क्या थे, जियोग्राफी के क्या थे, जियोग्राफी विषय के पहले प्रोफेसर थे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद आते हैं आर.डी. सैलिसबरी। कौन आता है, आर.डी. सैलिसबरी आते हैं। इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है फिजियोग्राफी। जियोग्राफी इनकी क्या है, महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, इसके बाद जो बहुत बड़े विद्वान हुए जिसको ऑलरेडी हम चुके हैं, जानते हैं, डब्ल्यू.एम. डेविस, मॉरिस डेविस। ठीक है, जिन्होंने क्या दिया था, जियोग्राफिकल साइकिल यानी भौगोलिक चक्र की संकल्पना दी थी। ठीक है, स्थलरूपों के विकास से। तो इनका जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो है जियोग्राफ। ठीक है, इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है जियोग्राफिकल एस्से, द जियोग्राफिकल एस्से। ठीक है, इसी में इन्होंने क्या दिया था, द जियोग्राफिकल साइकिल 1899 में प्रतिपादित किया था। तो द जियोग्राफिकल एस्से ये जो पुस्तक है इसको याद रखना है, ये किसकी, डेविस की है, ये डेविस की है। दूसरी जो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है द कोरल रीफ प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरी कौन सी पुस्तक है, द कोरल रीफ प्रॉब्लम। इस किताब को हिंदी में ट्रांसलेट करने का प्रयास। ठीक है, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी जो पुस्तकें हैं वो एज इट इज इंग्लिश में ही याद रखनी चाहिए। ठीक है, इनका जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जिसकी भी हम लोगों ने बात की थी 1899 में, द जियोग्राफिकल साइकिल यानी भौगोलिक चक्र की संकल्पना दी है, जिसे हम लोग ऑलरेडी इसमें पढ़ चुके हैं, जियोमॉर्फोलॉजी में। ठीक है, अब आते हैं अगले जो स्कॉलर है, मार्क जेफरसन। कौन आता है, मार्क जेफरसन। मार्क जेफरसन ने क्या किया, मार्क जेफरसन ने सेंट्रल प्लेस वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, किसका प्रयोग किया था, सेंट्रल प्लेस वर्ड यानी केंद्र स्थल जो सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे, क्रिस्टालर का है ये, लेकिन इस केंद्र स्थल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, मार्क जेफरसन। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, क्योंकि जब कोई थियरी दूसरा देता है और वो शब्द कोई दूसरा विद्वान प्रयोग किया गया, दूसरे विद्वान के द्वारा प्रयोग किया गया होता है, तो वहां से क्वेश्चन में क्या होता है, ट्विस्ट होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगता है। जिससे भी आपसे कहा जाए सेंट्रल प्लेस वर्ड किसने दिया, जल्दबाजी में क्रिस्टालर को मार के चले आए, लेकिन आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं कि सेंट्रल प्लेस थ्योरी किसकी है, क्रिस्टालर महोदय की है। इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान देना है। और इन्होंने एक संकल्पना दिया था प्राइमेट सिटी की 1939 में, यानी प्राइमेट सिटी का मतलब हुआ प्रमुख नगर या प्राथमिक नगर। ये क्या होता है, जिसको हम लोग अर्बन जियोग्राफी में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगली जो स्कॉलर हैं वो आपकी है ईसी सेम्पुल। ईसी सेम्पुल, एलन चर्चिल सेम्पुल। कमेंट करके आप लोग को ये बताना है कि एलन चर्चिल सेम्पुल महोदय जो थे वो किसकी शिष्य थी, किसकी। ठीक है, तो जो इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स जियोग्राफिकल कंडीशन 1903। आपको डेट भी याद रखना है। इनकी पहली पुस्तक कौन है, अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स जियोग्राफिकल कंडीशन। इन्होंने कब लिखा था, 1903 में लिखा था। फिर जो महत्वपूर्ण पुस्तक कौन है, इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट 1911। ठीक है, जियोग्राफिक ऑफ इन्फ्लुएंसेस इन्वायरमेंट, ये इनकी क्या है, अगली महत्वपूर्ण रचना है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक और इन्होंने किताब लिखी थी जियोग्राफी ऑफ मेडिटेरेनियन रीजन
टू एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, तो ये तीनों किताब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। बाई डेट आपको क्या करना है, विथ डेट क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, और बाकी टेम्पल के बारे में जानते ही थे कि ये क्या थी, बहुत ही हार्डकोर यानी जो कट्टर क्या थी, नियतवादी थी। क्या थी, घोर नियतवादी इनको हिंदी वाले बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। आने वाले कौन कौन से ज्योग्राफर हैं। अगले जो विद्वान हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन। ठीक है, हंटिंगटन महोदय के बारे में जानते हैं। तो इनकी जो सबसे प्रमुख पुस्तक है वो क्या है, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, यानी जलवायु और सभ्यता। ठीक है, किसी जलवायु का हमारे जो सभ्यता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी इसमें जो है इन्होंने बहुत अच्छे से रोमांचित तरीके से वर्णन किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर जो भी पुस्तकें आपको बताई जा रही हैं, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसी को आपको हमेशा याद रखना। इनकी जो अगली पुस्तक है वो है द पल्स ऑफ एशिया। ठीक है, कौन सा है, द पल्स ऑफ एशिया। तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है करेक्टर ऑफ रेस, यानी रेस यानी प्रजातियां जो होती हैं उनका करेक्टर कैसा होता है। तो करेक्टर ऑफ रेस किसकी महत्वपूर्ण किसकी कृति है, ये है आपके एल्सवर्थ हंटिंगटन की। ठीक है, ये बात आप लोग जानते रहिए। और हंटिंगटन क्या थे, एक नियतवादी विचारधारा को मानने वाले थे। ठीक है, नियतवादी विचारधारा क्या है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, दूसरे जो विद्वान हैं वो कौन है, ईसा बोमेन। ठीक है, ईसा बोमेन। ईसा बोमेन एक ये पहले क्या थे, एक राजनीतिक भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, राजनीतिक के बारे में इनको बहुत ज्यादा था। तो इन्होंने किताब लिखी राजनीतिक भूगोल से संबंधित, न्यू वर्ल्ड। क्या लिखी, न्यू वर्ल्ड। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, नया संसार जिसको कह सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण कृति है वो है द पायनियर फ्रिंज। क्या है, द पायनियर फ्रिंज। तक आपकी कई बार एग्जाम में पायनियर फ्रिंज को यूजीसी ने पूछा है। ठीक है, और ये भी जानते हैं कि ये किस विचारधारा को फॉलो करते थे, पॉसिबिलिज्म को फॉलो करते थे, यानी संभववादी थे पहले, लेकिन बाद में ये क्या हो गए, नियो डिटर्मिनिज्म हो गए, नव नियतवादी को मानने लगे। शुरुआत में ये क्या थे, संभववादी थे। ये वही व्यक्त है, ये वही को, तो उसमें इन्होंने कहा था कि मनुष्य के अंदर इतनी शक्ति है कि वो सहारा मरुस्थल में कृत्रिम पर्वत का निर्माण करके बादलों को वर्षा करने के लिए मजबूर कर सकता है। यानी आप सोच सकते हैं कि संभववाद का इन्होंने कितना बड़ा समर्थन किया था, लेकिन बाद में ये शांत हुए। ठीक है, कहे नहीं ऐसी बात नहीं है, हमको प्रकृति के साथ तालमेल करके ही चलना चाहिए, प्रकृति से भिन्न हम लोग नहीं रह सकते हैं। और बाद में अपनी विचारधारा को चेंज कर दिए, बाद में क्या हो गए, नवनियतवादी हो गए। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को हमेशा याद रखनी है ईसा बोमैन महोदय के बारे में। अगले विद्वान को देखते हैं, गिरफिट टेलर। बहुत बड़े जियोग्राफर हुए, बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है अमेरिका में। ठीक उसी प्रकार से जैसे फ्रांस में देखा जाए तो जितना काम सभी विद्वानों ने मिलकर किया था उतना अकेले ब्लास महोदय का था। ठीक उसी प्रकार से अमेरिकन जियोग्राफर में देखा जाए तो इनका कंट्रीब्यूशन सभी जियोग्राफर पे ज्यादा रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इनका कौन कौन सा योगदान था। इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है रेशियल जियोग्राफी। क्या है, रेशियल जियोग्राफी। दूसरी जो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है इन्वायरमेंट, रेस एंड माइग्रेशन। ठीक है, द करेक्टर ऑफ रेस जो था, करेक्टर ऑफ रेस किसका था, हंटिंगटन का था। और इन्वायरमेंट, रेस एंड माइग्रेशन किसका है, आपके गिरफिट टेलर महोदय का है। ये वही गिरफिट टेलर महोदय हैं जिन्होंने नवनियतवाद के प्रतिपादक या नवनियतवाद के फादर कहे जाते हैं। ठीक है, ये क्या थे, नियो डिटर्मिनिज्म, यानी जो नवनियतवाद था उसका प्रतिपादक कौन था, यही गिरफिट टेलर महोदय ही थे। ठीक है, इन्होंने एक यंत्र बनाया था क्लाइमोग्राफ। ठीक है, क्लाइमोग्राफ और हिदरग्राफ। ठीक है, ये दोनों तापमान और आर्द्रता को नापने वाले क्या है, मेजरमेंट है, यंत्र हैं। तो क्लाइमोग्राफ और हिदरग्राफ का आविष्कार किसने किया था, यही गिरफिट टेलर महोदय ने किया था। इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है, कम से कम यूजीसी में 15 बार पूछा गया होगा, जियोग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी। जियोग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी किसकी पुस्तक है, तो जियोग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी किसकी पुस्तक है, आपके गिरफिट टेलर महोदय की है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इनके कुछ काम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने एक सिद्धांत दिया थ्योरी, या इसको दूसरे नाम से जाना जाता है जोन एंड स्ट्रेटा थ्योरी। ठीक है, माइग्रेशन जोन थ्योरी, इसको इंग्लिश में ही याद रखिए, या इसको और दूसरे नाम से जाना जाता है जोन एंड स्ट्रेटा थ्योरी। ये कब दिए थे, ये 1919 में दिए थे। कब दिए थे, 1919 में दिए थे।
इसका संबंध रेस यानी जो प्रजातियां होती हैं के उद्भव और वितरण से था। इन्होंने ये बताया, ठीक है, ये क्या बताया, इन्होंने ये बताया, आइए देखते हैं। इन्होंने बताया जैसे आपको यहाँ पर 7 प्रकार के जो रेस थे उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी, ये भी आपको नाम सहित याद रखना है। जिसमें इन्होंने क्या पहले क्या बताया, ऑस्ट्रलाइड, मेडिटेरेनियन, नॉर्डिक, अल्पाइन और मंगोलाइड, ठीक है। तो इन्होंने बताया वर्तमान समय में अगर देखा जाए, इसको एक मैप पे प्लॉट किया जाए तो ये देखा जाता है कि जो आपकी निग्रिटो जनजाति है आउटर है यहाँ 7वें नंबर पे। अगर यहाँ पर 6, 5, 4, 3, 2, 1 अगर मतलब इसको अगर 7 भाग बांटा जाए और सबसे कोर में 1 किया जाए, 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे अगर फिगर बनाया जाए तो प्रेजेंट टाइम में देखा जाता है जो निग्रिटो जनजाति जो निग्रिटो रेस है ये कहाँ पर है, ये सबसे आउटर छोर पे है। किसी भी यानी जो अगर हार्ट देखा जाए यानी अगर मध्य एशिया से बात किया जाए तो मध्य एशिया में जैसे 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 आप बाहर जाएंगे, इसको अगर मध्य एशिया मान लिया जाए तो जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाएंगे तो जो निग्रिटो प्रजाति है, निग्रिटो रेस है, वो कहाँ पे पाई जाएगी, सबसे आउटर किनारे पे पाई जाएगी। तो इन्होंने ये बताया कि जो विश्व में पहली जो प्रजाति जो जिसका जो है प्रादुर्भाव हुआ वो थी आपकी निग्रिटो, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पर हिमयुग आ गया, क्या आ गया, हिम युग शुरू हो गया, यानी ठीक है ग्लेशिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, यानी आइस एज आ गया। जो आइस एज आ गया तो ये शिफ्ट कहाँ कर गई, यहाँ शिफ्ट कर गई दूसरे वाले नंबर प्लाट में, और ये खाली रहेगा। जब ये खाली हो गया, ठीक है, तो हिमयुग के बाद आता है आपका जो आइस एज आता है। आइस एज के बाद एक जो एज फिर दोबारा आएगा, ठीक है, जिसमें मौसम क्या रहेगा, गर्म रहेगा, सारी हिम क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। तो जब ये हिम पिघल गई तो इन्होंने बताया कि निग्रिटो के बाद दूसरी जनजाति जो दूसरी रेस आई वो कौन आई, निग्रो आई। निग्रो यहाँ चली आई, ठीक है। फिर हिमयुग आया, जब हिमयुग आया तो जो आपकी 2 नंबर निग्रिटो आई थी ये 3 में शिफ्ट हो गई, ठीक है, और 2 नंबर में कौन शिफ्ट हो गया, आपका निग्रो शिफ्ट हो गया। ये क्रम करते करते सबसे पहले आया निग्रिटो वो कहाँ पहुंच गया, 7 नंबर में, और जो सबसे बाद में आया वो कहाँ पहुंच गया, मध्य एशिया के यहाँ बीचों बीच पहुंच गया, यानी मध्य एशिया में पहुंच गया, ठीक है। तो इसमें इन्होंने यही बताने का प्रयास किया है कि कैसे टाइम और स्पेस के अनुसार आप देख सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी में हम लोग टाइम और स्पेस की बात करते हैं, तो टाइम और स्पेस के अनुसार देखिए कैसे कैसे क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रही है। पहली रेस कौन आई, निग्रिटो, और उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, यहाँ पर हुई, ठीक है, मध्य एशिया में, और शिफ्ट कहाँ कर गई, सबसे लास्ट में। तो यही बात इन्होंने बताने का प्रयास किया है। इसी को माइग्रेशन जोन थियरी या जो आपको जोन एंड स्टेटा थियरी के नाम से जाना जाता है। इतना आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा पहले तो आपको बताना है निग्रिटो आया, ठीक है, सबसे लास्ट में मंगोलाइड आया। क्रम पूछा जाएगा तो क्रम आपको यही बताना, आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ और। आगे इन्होंने और एक कंसेप्ट दिया ग्रिफिथ टेलर महोदय ही ने। ग्रिफिथ टेलर महोदय का आगे एक और कंसेप्ट आया जिसका नाम था स्टेज ऑफ अर्बन ग्रोथ। इन्होंने बताया कि किसी भी नगर का विकास जो होता है कैसे होता है। तो इन्होंने बताया कि किसी भी नगर का जो विकास होता है, जिससे मनुष्य क्या होता है, मनुष्य जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद बाल्यावस्था में आता है, ठीक है, शैशवावस्था, शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद हो जाता है प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ा होकर डेथ हो जाता है। तो इन्होंने इसी बेस पे इसी कंसेप्ट पे बताया कि कोई नगर की पहले उत्पत्ति होती है, वो ऐसे बालक की तरह होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होते होते लास्ट में इतना बड़ा हो जाता है और लास्ट में खत्म हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ना केवल यहाँ से इसके स्टेजेस की बात की जाए बल्कि उस स्टेज के अंदर क्या घटित होता है ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है। क्योंकि जो प्रेजेंट करंट का जो पेपर आ रहा है, करंट में जो देखा गया हालिया पेपर यूजीसी नेट का, उसमें ये देखा गया है कि थोड़ा सा वो एनालिटिकल फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, केवल रटी रटाई बातें वो नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इन्होंने बताया जो नगरीय विकास की पहली अवस्था होगी वो क्या होगी, सब इन्फेंटाइल
स्टेज, ठीक है, क्या होगा, सब इन्फेंटाइल स्टेज। इसको हिंदी में कहा जाए तो कहेंगे पूर्व शैशवा अवस्था, ठीक है, पूर्व शैशवा अवस्था। ये हो गया आपका पहला स्टेज। दूसरा इन्होंने क्या कहा, इन्फेंटाइल स्टेज, जिसको कहते हैं शैशवा अवस्था। क्या बोलते हैं, शैशवा अवस्था, ठीक है। तीसरा इन्होंने बताया जुवेनाइल स्टेज, ठीक है, क्या बताया, जुवेनाइल स्टेज बताया, ठीक है। चौथा इन्होंने क्या बताया, एडोलसेंट स्टेज। जुवेनाइल स्टेज को बोलते हैं बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, और एडोलसेंट स्टेज को बोलते हैं किशोरावस्था। क्या बोलते हैं, किशोरावस्था। ये भी आप याद रखिए। एडोलसेंट के बाद क्या आएगा, मैच्योर स्टेज। मैच्योर के बोलते हैं प्रौढ़ावस्था। क्या बोलते हैं, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था के बाद मैच्योर स्टेज के बाद आएगा लेट मैच्योर स्टेज। क्या आएगा, उत्तर प्रौढ़ा, उत्तर प्रौढ़ावस्था। उत्तर के बाद लास्ट स्टेज आएगा ओल्ड स्टेज आएगा, या इसको बोल सकते हो वृद्धावस्था। तो ये 7 जो इन्होंने बताया 1 2 3 4 5 6 7, यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इन्होंने अर्बन की कितने स्टेज बताई, 7 स्टेज बताई। कौन कौन से बताई, तो ये आपको यही बताना है, सब इन्फेंटाइल स्टेज, इन्फेंटाइल स्टेज, आपको फिर जुवेनाइल स्टेज, एडोलसेंट स्टेज, मैच्योर स्टेज, लेट मैच्योर स्टेज, और लास्ट में ओल्ड स्टेज। इसका क्रम याद रखना है, ठीक है। अब यूजीसी आपको यही नहीं रुकने वाला है, ठीक है, यही नहीं छोड़ने वाला है। वो आपसे थोड़ा और कहेगा आगे बढ़िए, ठीक है, क्योंकि आप तो ये बात रट लिए। ये बात किसने कही, ये बात हमने तो कही नहीं भाई, ये बात कही थी आपके ग्रिफिथ टेलर महोदय ने। अब ग्रिफिथ टेलर महोदय ये बात कहकर तो निपट गए, लेकिन आपको यूजीसी यही छोड़ेगा नहीं। यूजीसी कहेगा आपसे, कहेगा कि कुछ इसके अंदर आप बताइए, इसके अंदर आइए देखते हैं क्या पूछेगा। वो ये पूछेगा कि आप इन स्टेज में से ये बताइए कि किस स्टेज में फंक्शनल एक्टिविटी नगर में शुरू होती है, ठीक है। इससे बालक क्या होता है, थोड़ा सा जब ये शैशवावस्था के बाद, पूर्व शैशवावस्था के बाद थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है तो वो थोड़ा खेलने कूदने लगता है, ठीक है, खेलने कूदने लगता है, ठीक है। तो उसी में इन्होंने ये बताया कि जो जुवेनाइल स्टेज होगा नगर का, उसमें थोड़ा सा क्या होगा, एरिया डेवलप स्टार्ट हो जाएगा, कुछ कार्यात्मक एक्टिविटी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। इसके बाद जब नगर किस अवस्था में आता है, एडोलसेंट स्टेज में आता है, किशोरावस्था में आता है, थोड़ा सा क्या हो जाता है, ये मान लीजिए पहले ऐसे था, ये नगर था, थोड़ा सा एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाता है और इसका एरिया बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे बाल्यावस्था से जब किशोरावस्था में आते हैं तो लड़का क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। एडोलसेंट के बाद जब वो मैच्योर स्टेज में पहुंचता है, ठीक है, किस स्टेज में, मैच्योर स्टेज में पहुंचता है, यानी प्रौढ़ावस्था में पहुंचता है, तो इसका हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। यानी कहीं पर नगर ये है तो नगर का क्या होगा, ये इसका विकास इस रूप में होगा या इसका विकास इस रूप में होगा, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टल समझिए, यानी नगर की लंबाई बढ़ेगी या तो नगर की चौड़ाई बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जो लेट मैच्योर स्टेज होता है, इसमें क्या होता है कि नगर अपना भरपूर क्षितिजीय विकास कर लिया होता है। क्षितिजीय विकास के बाद अब क्या होता है, ये ऊर्ध्वाधर यानी इस तरह का विकास स्टार्ट कर देता है। और वर्तमान में भी आप लोग देख रहे होंगे कि जब शहरों में जगह कम पड़ रही है, शहरों का विस्तार अब क्षैतिज ना होकर किस तरह होने लगा है, ऊर्ध्वाधर होने लगा है। आप देख रहे होंगे 50 स्टोरी जो है इमारत बन रही है, 100 स्टोरी इमारत बन रही है, यानी स्पेस की कमी के कारण अब वर्टिकल ग्रोथ ज्यादा हो रहा है। तो आपसे यूजीसी ऐसे पूछ लेगा कि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि वर्टिकल जो है ग्रोथ जो नगरों का ज्यादा हो रहा है, तो अगर बात किया जाए आपके ग्रिफिथ टेलर महोदय के, तो ये किस अवस्था में फिट बैठता है, तो ये आपका बैठता है लेट मैच्योर स्टेज या उत्तर प्रौढ़ा अवस्था में। ये बात आपको याद रखनी है। फिर उन्हें बताया आ जाता है ओल्ड स्टेज, जब एक समय ऐसा आएगा कि वर्टिकल भी हम लोग जो है एक्सपेंशन कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो वही वाल होगी, यानी सारे नगर क्या हो जाएंगे, अवशेष में परिवर्तित हो जाएंगे। क्योंकि अब कहाँ जाएंगे, आपने क्षैतिज विस्तार कर लिया और ऊर्ध्वाधर विस्तार कर दिया, उसके बाद नगर क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। उसी को बोलते हैं डिक्लाइन स्टेज, जिसको बोलते हैं वहां से नगर का क्या होने लगेगा, क्षय होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको ग्रिफिथ टेलर महोदय के बारे में जाननी थी, जो कि आप तो जान चुके हैं, ठीक है। अब
आगे आइए देखते हैं और देखते हैं जो अगले विद्वान हमारे हैं वो कौन है, कार्ल सावर। ठीक है, इनका कल्चरल जियोग्राफी में काफी योगदान रहा है। हम लोग जब पढ़ेंगे कल्चरल जियोग्राफी तो उसमें इनके योगदान को डिटेल से बात करेंगे। इनका जो महत्वपूर्ण पुस्तक वो है द मार्फोलॉजी ऑफ लैंड स्केप। ठीक है, ये इनकी क्या है, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया था एरियल डिफरेंशिएशन वर्ड, यानी क्षेत्रीय भिन्नता, यानी एरियल डिफरेंशिएशन वर्ड सबसे पहले विश्व में किसने प्रयोग किया था, तो किसने किया था, कार्ल सावर महोदय। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने कल्चरल हार्थ यानी सांस्कृतिक, जो जिसको हिंदी में बोलते हैं सांस्कृतिक चूल्हे या सांस्कृतिक उद्गम स्थल बोलते हैं, आप लोग कल्चरल हार्थ के नाम से जानिए। तो ये कल्चरल हार्थ जो होते हैं, ठीक है, इस शब्द का सर्वप्रथम अगर प्रयोग किसने किया था, तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कार्ल। कोई चीज, कोई भी विद्वान किसी शब्द को प्रतिपादित करता है तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, तो हमेशा याद रखिए। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, एग्रीकल्चर ओरिजिन एंड डिस्पर्सल के बारे में भी जानकारी दी थी और एक किताब लिखी एग्रीकल्चर के ओरिजिन एंड डिस्पर्सल। तो इतनी बातें आपको किसके बारे में, कार्ल सावर महोदय के बारे में जाननी है और आपने जाना। तो ये दोनों शब्द सर्वप्रथम इन्होंने प्रयोग किया, ये भी आप क्या कीजिए, जानते रहिए। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ विद्वान और हैं, उनके बारे में भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, बहुत बड़े विद्वान हुए रिचर्ड हार्टसोन। कौन है, रिचर्ड हार्टसोन। इनकी किताब एग्जाम में कम से कम 20 से 25 बार पूछी जा चुकी है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों किताब। ठीक है, डेट के साथ। ठीक है, क्योंकि जिस किताब का डेट इंपॉर्टेंट होता है मैं उसी किताब की डेट लिखता हूं, जिसके इंपॉर्टेंट डेट नहीं होता है उसका मैं डेट नहीं मेंशन किया हूं। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है द नेचर ऑफ जियोग्राफी 1939 में लिखे थे, द नेचर ऑफ जियोग्राफी। नेचर ऑफ जियोग्राफी में कुछ कमियां रह गई थी, उसी कमियों को दूर करने के लिए 1959 में महोदय ने पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ जियोग्राफी लिखा। क्या लिखा, पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ जियोग्राफी लिखा, और उसमें एक्सेप्ट किया कि हमने नेचर ऑफ जियोग्राफी में जो कंसेप्ट दिया था उसमें से कुछ कंसेप्ट हमारे क्या थे, गलत थे, इन्होंने माना। ठीक है, और क्या है, ये संभववाद विचारधारा को मानते थे, कि विचारधारा को, संभववाद विचारधारा को मानते थे। ठीक है, और जो इनका रिसर्च था वो था लेक ट्रांसपोर्ट शिकागो। ठीक है, शिकागो झील है, ठीक है, कहाँ पे, यूएसए में। शिकागो एक सिटी भी है, तो शिकागो जो लेक है, ठीक है, तो शिकागो लेक पे जो है, जो मिशिगन लेक है, सॉरी शिकागो नहीं, शिकागो तो शहर हो गया, जो मिशिगन लेक है उसी के तट पे शिकागो क्या है, ये सिटी है। तो इनका जो था लेक ट्रांसपोर्ट ऑफ शिकागो। ठीक है, शिकागो में जो लेक ट्रांसपोर्ट हो रहा था, लेक के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन कार्य हो रहा था, उसी पे इन्होंने क्या किया था, अपना शोध किया था, और इसी के नाम से एक बुक भी निकाल दी थी, लेक ट्रांसपोर्ट ऑफ शिकागो। इसके बाद आते हैं एच.एच. बैरोज। ठीक है, एच.एच. बैरोज का जो सबसे बड़ा योगदान है वो हम लोग पढ़ेंगे एनवायरमेंट में। इन्होंने ह्यूमन इकोलॉजी की भी क्या की थी, बात की थी, मानव पारिस्थितिकी की बात की थी। इनके बाद कौन आता है, डी विटलसी। एग्रीकल्चर जो कृषि भूगोलवेत्ता थे, काफी इनका कृषि में योगदान है। सबसे बड़ा इनका योगदान ये है कि इन्होंने पूरे विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में क्या किया था, विभाजित किया था। ठीक है, एंड वर्ल्ड को 13 एग्रीकल्चर रीजन में क्या किया था, इन्होंने डिवाइड किया था। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, द अर्थ एंड स्टेट। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इस बार की यूजीसी एग्जाम में ये पुस्तक आ सकता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको विटलसी के बारे में जाननी थी। 13 एग्रीकल्चर रीजन कौन से होते हैं हम लोग एग्रीकल्चर में देखेंगे, उसके लिए उन्होंने बेस क्या लिया, एक एक एग्रीकल्चर का जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब हम लोग कहाँ पर देखेंगे, वो लोग हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में। तो आज ये जो हम क्या जो अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट में अमेरिकन ज्योग्राफर को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब लगभग आपके सभी जो स्कूल ऑफ थॉट है वो खत्म हो गए। ठीक है, आगे हम लोग इसके पढ़ेंगे, कुछ कंसेप्ट और रह गए हैं कि किसके, आपके जियोग्राफिकल थॉट के। तो वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि और लोगों को इसकी मदद मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।